वेलकम टू माय चैनल गवान ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं पिछले वीडियो का कि मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, कोशिश करूँगी आगे कि ऐसा ना हो, कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो सॉरी से आगे से ऐसा मैं कोशिश करूँगी ना करूँ, कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यूसली आपको वीडियो अपलोड करते रहूँ, ठीक है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे संसद के बारे में। इसमें हमने पढ़ लिया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि संसद के बेसिकली 3 स्तंभ होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें से मैंने आपको राष्ट्रपति और राज्यसभा के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में लोकसभा को किस किस नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमने राज्यसभा में जाना, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और लोकसभा नाम न देके कुछ और नाम दे दिया, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हम सारे नामों को जानें और उनको समझें, ठीक है। तो लोकसभा को बेसिकली कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, इंग्लिश में बेसिकली। अब देखिए, इस नाम के पीछे एक बोल सकते हैं कि बात छिपी हुई है। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है कि लोकसभा में जितने भी प्रतिनिधि आते हैं या जितने भी सदस्य आते हैं, वो बेसिकली जनता के द्वारा, जनता के माध्यम से, उनके वोटों के माध्यम से सीधे लोकसभा में आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो लोकसभा बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ पीपल या फिर जनता की सभा या जनता का कहा जाता है, क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधि चुन के लोकसभा में भेजती है, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा को निम्न उच्च सदन कहा जाता था, उसी तरीके से लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। सेकंड आता है इसमें जनता का सदन, ठीक है। थर्ड तो आपको पता ही है, लोकसभा कहते हैं इसको। और फोर्थ आता है इसमें बेसिकली राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा आपका स्थायी सदन क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को नहीं, ठीक है। तो फोर्थ है इसमें इसका अस्थायी सदन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि लोकसभा में सदस्यों को किस तरीके से स्थान मिलता है और कितने सदस्य उसमें स्थान पा सकते हैं। देखिए, बेसिकली देखते हैं सबसे पहले सदस्यता, या बोल सकते हैं सदस्यों की संख्या। देखिए, बेसिकली संविधान में तो सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में केवल 545 ही सदस्य चुनकर आते हैं। तो टोटल तो होते हैं 552, लेकिन अभी फिलहाल कई जगह स्थान रिक्त है, तो वहां से प्रतिनिधि नहीं आए क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी कम है। तो इसमें बेसिकली होते हैं आपके 530 तो होते हैं राज्यों से और 20 आते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, जैसे कि आपकी दिल्ली है, पुदुचेरी है, इन जगहों से चुनकर आते हैं। तो ये टोटल हो जाते हैं आपके 550, ठीक है। और 2 सदस्य जो होते हैं वो बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं, उनका मनोनयन होता है, उनका निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है। तो +2 हो जाता है इक्वल टू 552। लेकिन वर्तमान में क्या व्यवस्था है कि टोटल अभी आपके 545 सदस्य ही उपस्थित हैं लोकसभा में, ठीक है। इनके इसके अंदर क्या है, राज्यों से जो आए हैं प्रतिनिधि वो हैं 530 और 13 है आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है।
तो ये कितने हो गए आपके? दो होते हैं आपके मनोनयन सदस्य। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो 543 प्लस 2 इक्वल टू 545 टोटल अभी हमारे लोकसभा में उपस्थित सदस्य की संख्या है। ठीक है, ये तो हो गई सदस्यता। इसके बाद आते हैं हम कि किस तरीके से जो लोकसभा में सदस्य आते हैं उनका निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है। थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, राज्यसभा में क्या था कि राज्यसभा बेसिकली राज्यों के लिए उत्तरदायी होती है और लोकसभा जो होती है वो बेसिकली भारत की जनता के लिए उत्तरदायी होती है। इसलिए लोकसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं वो जनता के माध्यम से आते हैं, इसलिए उनका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा में जो सदस्य आते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से उनको जनता चुनकर लाती है। तो सबसे पहले आता है इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। सेकेंड इसमें प्रक्रिया जो होती है वो होती है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार से क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक मताधिकार मतलब हमारे भारत देश की जनता के सभी व्यक्तियों को अपना मत देने का अधिकार होता है, लेकिन वो 18 वर्ष से ऊपर के हों। ठीक है, यानी कि 18+ व्यक्ति को, सारे व्यक्तियों को अपना मत का यूज करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये तो हो गया निर्वाचन। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आता है कि जो लोकसभा में जो अध्यक्ष, जैसे कि राज्यसभा में हम पढ़ा था कि उसकी जो अध्यक्षता जो कर रहा था वो बेसिकली सभापति द्वारा की जाती थी और सभापति उपराष्ट्रपति होते थे और उन्हीं के माध्यम से उप सभापति को चुना जाता था। लेकिन लोकसभा में व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ लोकसभा के सदस्य आपस में ही हम अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए क्या होता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार यह कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य अपने आपस के सदस्यों में से किसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 93 में यह कहा गया है लोकसभा सदस्य ही चुनेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्यकाल है बेसिकली, या बोल सकते हैं जो शक्तियां हैं वो उपसभापति या सभापति से थोड़ी सी डिफरेंट है और लोकसभा की जो व्यवस्था होती है वो भी थोड़ी सी अलग होती है राज्यसभा की कंपैरेटिवली, क्योंकि राज्यसभा होती है वो राज्यों के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो होगी वो बेसिकली जनता के लिए उत्तरदायी होगी, यानी कि सरकार कह सकते हैं कि जनता के लिए ही कार्य करेगी। ठीक है, क्लियर है आप? इसके बाद ये देखते हैं जो कार्यकाल होता है बेसिकली लोकसभा का वो कितना होता है। ये तो सभी जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल बेसिकली 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष होता था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पहलू हैं जिन्हें हम जान लें तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि पहले कुछ इसमें बदलाव किए गए थे तो उनसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। देखिए थर्ड आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कार्यकाल। देखिए जैसा कि तो हमें पता है कि 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर आपात स्थिति आती है, यानी कि आपात स्थिति 352 आपातकाल की स्थिति, यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कहा गया है कि आपात की स्थिति में अगर आपातकाल लागू हो जाता है देश में किसी भी तरीके का, तो लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो भी अनिश्चित कालीन तक। यानी कि लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपातकाल लगा हो। अगर आपातकाल की स्थिति हटा दी जाती है तो उसी समय से ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी और डायरेक्ट चुनाव करा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था पहले कुछ वीडियो पहले कि 42वें संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था
संविधान संशोधन 1976 द्वारा जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल चल रहा था तो उन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। इसी के साथ क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा जब मोरारजी देसाई सत्ता में आए तो उन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर दोबारा से 5 वर्ष कर दिया था। ये बातें दोस्तों जानने योग्य है, उनको याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन ओटी में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से आपके डायरेक्ट 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ये तो था आपका कार्यकाल। इसके बाद आते हैं लोकसभा सदस्यों के वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते बेसिकली संसद द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। वेतन और भत्ते वो है बेसिकली वो संसद द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रमुख बातें हैं लोकसभा के बारे में, वो हम थोड़ा सा जान लेंगे। कुछ सीटें यानी कि राज्यसभा में जबकि ऐसी व्यवस्था नहीं है, लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि इसमें कहा गया है अनुच्छेद 331 में यह व्यवस्था 330 में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ स्थान लोकसभा में आरक्षित किए गए हैं। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने आपको सदस्यों की संख्या बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं उनको राष्ट्रपति के माध्यम से चुना जाता है, उनका मनोनयन किया जाता है, तो उनके लिए भी लगभग 2 स्थान आरक्षित किए गए हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है, इनके लिए 2 स्थान निर्धारित किए गए हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय वे व्यक्ति होते हैं जो अंग्रेज थे लेकिन अब भारतीय हो गए हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए लोकसभा में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह 2 सदस्यों को उनमें से नियुक्त कर सकता है या उनका मनोनयन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये बात जो कही गई है, सॉरी, ये आर्टिकल अनुच्छेद 331 में कही गई है, तो क्लियर याद है। अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था, उनके मनोनयन के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब हम आते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जान लें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा टॉपिक पढ़ना और समझना। देखिए, अध्यक्ष की शक्तियां हम पढ़ रहे थे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि जो धन विधेयक होता है, यानी कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, सेकंड आता है, जैसा कि नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है, अध्यक्ष। तो लोकसभा जो सदन होता है उसमें अनुशासन बनाए रखना, प्रश्नों को स्वीकार करना, उनको हटाना, कौन सा प्रश्न पूछा जाना है, उसकी भी अध्यक्षता क्या होता है, उसका भी निर्धारण जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। प्रश्नों को स्वीकार करना। थर्ड आता है इसका अनुशासन बनाए रखना। फोर्थ है इसमें कि यदि लोकसभा अध्यक्ष को यह लगता है कि सदन में गणपूर्ति नहीं है या जो सदस्यों की संख्या जितनी आवश्यक होती है बैठक के लिए वो पूरी नहीं है, तो वो लोकसभा को स्थगित भी कर सकता है। स्थगित कर सकता है या इंतजार कर सकता है गणपूर्ति के लिए। ठीक है, ये तो कि लोकसभा अध्यक्ष की कुछ शक्तियां
अनुपस्थिति में, जैसा कि सबको पता है कि राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति पे कार्य का भार आ जाता था। और अगर दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं या इसी तरीके से लोकसभा में अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने माध्यम से, अपने विवेक के आधार पर किसी भी लोकसभा में ही किसी सदस्य को चुनता है जो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का जो मतलब गठन किया गया था वो बेसिकली कब किया गया था। तो लोकसभा का गठन सबसे पहले 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है। और पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और अभी